हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 6 इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये सेकंड पार्ट होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा टॉपिक होगा बच्चों इसमें नक्सलवादी आंदोलन। इस चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। नक्सलवादी आंदोलन के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग दार्जिलिंग आपने ज़रूर सुना होगा, ये एक फेमस जगह है, टूरिस्ट पॉइंट है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। दार्जिलिंग जो है उसके नक्सलबाड़ी पुलिस थाने इलाके में, ये आपको याद रखना होगा, 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोग कर रहे थे। ये जो विद्रोह खड़ा हुआ इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? इसकी अगुवाई जो है स्थानीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कर रहे थे। नक्सलबाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। यह आंदोलन शुरू कहाँ हुआ? नक्सलवादी आंदोलन नक्सलबाड़ी पुलिस थाने इलाके में यह आंदोलन शुरू हुआ और जल्दी ही यह भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1969 में नक्सलवादी सीपीआईएम से अलग हो गए और इन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार, ये इम्पोर्टेंट है, चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई। चारू मजूमदार कौन है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। मार्क्सवादियों ने क्रांति के लिए गुरिल्ला नीति अपनाई। गुरिल्ला नीति क्या होती है कि अचानक हमला किया और वापस जंगल में जाके छुप गए। इस तरीके से नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। इस आप पॉइंट में याद करना, ये दो काम पूछे जाते हैं कि नक्सलवादियों ने कौन से दो काम किए। तो नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामी जो अमीर थे जमींदार, उनसे ज़मीन छीनी बलपूर्वक और उसे गरीब भूमिहीन लोगों को दी। सेकंड है, इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। जो इस संगठन के लोग थे वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसा की भी बात पर कायम थे कि अगर हिंसा भी करनी पड़े तो वे भी जायज़ है। फिलहाल 9 राज्यों के लगभग 75 जिलों में नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हैं। इनमें अधिकतर बहुत पिछड़े इलाके और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है। मतलब कि नक्सलवादी जो आंदोलन है ऐसी जगह ज़्यादा पनपा है या मशहूर है जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, लोग कम शिक्षित हैं, कम जागरूक हैं, तो उन इलाकों में ये आंदोलन ज़्यादा सक्रिय है। अब ये राज्यों की संख्या बढ़ चुकी होगी और जिलों की भी, तो ये पुरानी बुक है, नई बुक में कुछ और दे रखी होगी, तो उससे कंफ्यूज ना हो आप। अब हम पढ़ेंगे चारू मजूमदार, जिन्होंने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। चारू मजूमदार का जन्म 1918 में हुआ और डेथ 1972 में। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता थे ये। चारू मजूमदार जो थे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता थे। आज़ादी से पहले तेभागा आंदोलन में भागीदारी की इन्होंने। सीपीआई छोड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की। किसान विद्रोह के माओवादी पंथ में विश्वास रखते थे ये। क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे और इनकी जो मौत हुई वह पुलिस हिरासत में हुई। जब पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया तो इन्हें टॉर्चर किया गया इनसे सबूत उगलवाने के लिए, तो इस प्रकार उसी दौरान इनकी मौत हो गई पुलिस हिरासत में। नेक्स्ट हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी कहा जाता था, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1902 से 1979। युवावस्था में मार्क्सवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव। ये अपने युवावस्था में जो थे मार्क्सवादी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव भी रहे।
1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो ये उस आंदोलन में नायक के रूप में उभरे। उस आंदोलन के नायक रहे, नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए। मतलब कि अगर नेहरू की मृत्यु होती है तो नेहरू के बाद यही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया। 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ी इन्होंने और गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे द्वारा चलाया गया, उस आंदोलन में ये सक्रिय हो गए। इन्होंने क्या क्या काम किए? नगा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की, कश्मीर में शांति प्रयास किए इन्होंने, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया। यानी इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। बिहार आंदोलन के नेता भी थे ये। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि बिहार में जब स्टूडेंट्स ने आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने जेपी को बुलाया और जेपी उस आंदोलन के नेता रहे। आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे ये। जो भारत में आपातकाल लगा उसके प्रतीक बन चुके थे, जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोतक। तो इस प्रकार जेपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अभी हम। हमारा टॉपिक है न्यायपालिका से संघर्ष। मतलब कि न्यायपालिका जो है उसके साथ इस दौर में शासक दल के और सरकार के किस प्रकार मतभेद पैदा हुए और किस प्रकार उनके संघर्ष। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। कौन से मतभेद थे उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे। पहला, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन उठा कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों में कटौती हो जाए। तीसरा क्वेश्चन था कि संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने को मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इनसे क्या होता है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में भी सामने आई। इस मामले में क्या हुआ था? केशवानंद भारती का जो मामला था, इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इस ढांचे में की जो विशेषता है उनमें कोई चेंज नहीं कर सकती। 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आती है। मतलब कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। परंतु जब 73 में केशवानंद का मामला हुआ, केशवानंद भारती मुकदमे के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ तो सरकार ने क्या करा, 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। मतलब कि जो परिपाटी चली आ रही थी कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, परंतु सरकार ने इस केस के बाद ऐसा न करते हुए न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि 1973 में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बना, तो उसका आंसर होगा न्यायमूर्ति A.N. रे 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।